हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जो बचे हुए टॉपिक है ना उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इस थोड़े से टॉपिक बचे हुए हैं जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन, कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर है, मैं उसको डिस्कस कर दे रही हूँ। ओके, तो अभी मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो बनाया था एडवाइज़री के ऊपर। तो मुझे एक मेल आता है, एक्चुअली मैंने एक वीडियो में अपना ईमेल आईडी बताया था, तो मुझे एक मेल आता है एक स्टूडेंट का, लेकिन मैं वहाँ पे जवाब नहीं देती हूँ। मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी, ठीक है। उनका कुछ मेल ऐसे था कि मैम यू आर नॉट सपोर्टिंग अस, ठीक है, आप हमें सपोर्ट नहीं कर रही हैं और आप भी एग्ज़ाम के फेवर में हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है, तुम क्यों इतना प्रोटेक्शन चाहते हो, किस लिए चाहते हो? आप इस कंट्री के सिटीज़न नहीं हो। लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स, लॉट्स ऑफ मेडिकल स्टाफ, ठीक है, सब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं वो? अगर वो कह दें कि हम काम नहीं करेंगे, फिर क्या करोगे आप? लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, किसी को छुट्टी मिली, कुछ हो रहा है, फिर आपको क्यों चाहिए इतनी प्रोटेक्शन? और कैसा सपोर्ट चाहिए आपको भाई, ये बताओ, किस तरीके का सपोर्ट चाहिए? मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है आपका एग्ज़ाम हो ना हो? मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है इसमें? मैं क्यों नहीं सपोर्ट कर रही हूँ? मैंने बस इतना कहा कि आपको एग्ज़ाम, देखिए मैंने तो ये नहीं कहा ना एग्ज़ाम हो ना हो, इसके अलावा जो बात मैंने कही है, मैंने बस इतना ही कहा है कि आपको एग्ज़ाम देना है क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ठीक है। अब ये आपको देना है नहीं देना है ये आप पे डिपेंड करता है, आप मत दो एग्ज़ाम। आपको लग रहा है कि हाँ योर लाइफ इज़ इन डेंजर, देन प्लीज़ मत दो आप एग्ज़ाम। लेकिन मेरा कोई पर्सनल लॉस या पर्सनल बेनिफिट नहीं है जो मैंने कहा है। मैंने आपको बताया है कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, ये बात मैंने उसमें बताई है, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान से सुनिए, नो वन इज़ फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग। सब खुलेआम घूम रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब। अगर आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी का बिजनेस है, किसी का सब्जी मंडी है, या किसी का कोई भी काम है, किसी के पेरेंट हैं, कोई घर नहीं बैठा है, सब काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है। आपको बस ऐसा लग रहा है कि आपको एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम है, देन यू कैन लीव। आप नहीं दो, मत दो, ये आपकी समस्या है, ओके। मैंने अभी तक इस चीज़ पे कुछ भी नहीं बोला था। आज मुझे लगा कि भाई मैं जो एडवाइज़री है उसको बता दूं, और मेरी तरफ से जो सजेशन है, जो एडवाइस है, वो मैं दे दूं। इसके बाद इट इज़ अप टू यू, यू हैव टू राइट द एग्ज़ाम। आप चाहे जो आपको करना है, नहीं करना है, ये आपकी समस्या है, ठीक है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमको वहाँ पे जवाब दूँ। तुमने मुझे बताया कि हाँ भाई मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, इट मीन्स कि यू आर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो ठीक है, यहाँ से मेरा मैसेज तुमको मिल जाएगा, ओके। तो चलिए, ये जो है हम लोग जो ये पढ़ने जा रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में हम लोग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पढ़ रहे थे। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लिंकेज है, लिंकेज इज़ द एक्सेप्शन ऑफ, लिंकेज जो है एक्सेप्शन है मेंडल के थर्ड लॉ का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहली पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज़ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम ये समझ लेते हैं कि लिंकेज का मतलब क्या होता है। देखिए, जीन्स जो कलेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर, या फिर जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम, जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम, उसको हम लोग कहते हैं लिंक जीन, और उनके इनहेरिटेंस को हम लोग कहेंगे लिंकेज, ठीक है। उनके इनहेरिटेंस को हम लोग कहेंगे लिंकेज, क्योंकि जो जीन सेम क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होगा वो एक साथ जाएगा, है कि नहीं, फ्रॉम दियर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में वो एक ही साथ जाएगा। और यही बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यही बात है कि मेंडल ने कहा था कि जो वन जीन का इनहेरिटेंस, मान लीजिए यहाँ पे ए है और बी है, मेंडल ने कहा था कि वन जीन का इनहेरिटेंस
दूसरे जीन के इनहेरिटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, दैट मीन्स कि एक का इनहेरिटेंस दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यही तो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन 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 लिंकेज कहता है कि भाई वन जीन का इनहेरिटेंस दूसरे पे डिपेंड करेगा अगर वो जीन लिंक होगा, अगर वो जीन सेम क्रोमोसोम पे होगा। मेंडल वॉज लकी कि उन्होंने जितने भी कैरेक्टर लिए थे उसमें कोई भी कैरेक्टर उनको लिंक नहीं मिला। ठीक है, मेंडल वॉज लकी कि उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसलिए दे पाए कि उनका कैरेक्टर, कोई भी ऐसा कैरेक्टर ही चूज नहीं किया जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है जिनके जीन। अगर उनको वैसा कैरेक्टर उन्होंने चूज किया होता तब वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट दे ही नहीं पाते। ठीक है, तो ही वॉज लकी कि उन्होंने अपना थर्ड लॉ दे दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि वन जीन की इनहेरिटेंस दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। दैट मीन्स कि एक जीन का जो इनहेरिटेंस है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे की, मतलब दोनों अलग अलग जाते हैं और फ्रीली रिकॉम्बाइन कर सकते हैं किसी भी फैक्टर से। लेकिन इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज लिंक जीन। ठीक है, एंड देयर इनहेरिटेंस, कलेक्टिव इनहेरिटेंस कॉल्ड एज लिंकेज। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो लिंकेज जो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था बेटसन एंड पुनेट ने। हालांकि आपके ये जो है उसमें एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, इन लेथाइरस ओडोरेटस, इन लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस ओडोरेटस का मतलब है ये स्वीट पी। क्या है? स्वीट पी। ठीक है, लेथाइरस ओडोरेटस। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था टीएच मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन ने इन ड्रोसोफिला, इन ड्रोसोफिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में। ठीक है, ड्रोसोफिला में। अब देखिए जहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है, पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो टीएच मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था वो था सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज का मतलब है इन्होंने जो जीन लिया वो एक्स क्रोमो, सेक्स लिंकेज में भी एक्स लिंकेज। ठीक है ना, एक्स लिंकेज मतलब ड्रोसोफिला में जो भी इन्होंने जीन चुना था, जो भी कैरेक्टर चुने थे, उनके जीन एक्स क्रोमोसोम पे थे। दिस क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन एग्जामिनेशन। सो सेक्स लिंकेज या एक्स लिंकेज का मतलब यही हुआ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जो जीन चुना था, इन्होंने जो लिंक जीन चुना था वो था बॉडी कलर का जीन और आई कलर का जीन, बॉडी कलर और आई कलर, बॉडी कलर और आई कलर। ओके, अब इन्होंने, चलिए मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, इन्होंने जो लिया था, इन्होंने जो कैरेक्टर लिया था वो ये था, इन्होंने जो कैरेक्टर लिया था बॉडी कलर में, देखिए ये बॉडी कलर येलो और ब्राउन। ठीक है, येलो एंड ब्राउन बॉडी कलर। ठीक है, और आई कलर में इन्होंने चूज किया था आपका ये वाइट और रेड, ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव। ठीक है, ओके, येलो इज डोमिनेंट एंड दिस इज द रेसेसिव। तो इन्होंने क्या देखा था, ध्यान से इसको समझना। इन्होंने जो लिया था कैरेक्टर आपको पता होने चाहिए, बॉडी कलर और आई कलर के जीन कहाँ पे है? एक्स क्रोमोसोम पे। ओके, तो इन्होंने क्या लिया, जो फीमेल ली, इन्होंने जो फीमेल लिया वो थे येलो बॉडी। 1 मिनट, हाँ, जो फीमेल लिया था इन्होंने, चलिए देखिए मैं याद करने का एक तरीका आपको बता दे रही हूँ। जो मेल था, मेल ड्रोसोफिला था बी रे से याद रखना आप, बीबी रे। जैसे मेल अपनी वाइफ को संबोधित करता है बीबी रे। ठीक है ना, बीबी रे से याद रखेंगे आप। ब्राउन बॉडीड रेड आई। ठीक है, जो मेल था वो ब्राउन बॉडीड रेड आइड था। तो फीमेल कैसी होगी? ऑब्वियसली ये येलो बॉडीड
येलो बॉडीड, वाइट आइड, ठीक है ना, वाइट आइड। तो फीमेल और मेल ये थे, ये कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए। जहाँ से एग्जाम आ, देखिए मैं इसको बहुत डिटेल में समझा सकती हूँ, आपके एनसीईआरटी में बहुत भारी भरकम इसका डायग्राम दिया हो, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन आपको वहाँ से क्वेश्चन नहीं आने हैं। जो क्वेश्चन आने हैं वो यहाँ से आने हैं, आप इसको समझ लीजिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा लिंकेज, ठीक है, कौन कौन से लिंक जीन थे, लिंक कैरेक्टर के जीन किस क्रोमोजोम पे थे, तो बॉडी कलर और आई कलर, कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, मेल कैसा था, फीमेल कैसी थी। तो अगर इन्होंने जब क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में मॉर्गन वाज एक्सपेक्टिंग दिस रेशियो 9:3:3:1, ये रेशियो आया ही नहीं। वो F2 जनरेशन में ये रेशियो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये रेशियो उनको नहीं देखने मिला। बात समझ में रहे हैं? तभी यहाँ से लिंकेज का कॉन्सेप्ट आया भाई। उन्होंने क्या देखा कि हाँ, यहाँ पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, उन्हें दो ही कॉम्बिनेशन मिला, पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है ना, ये रेशियो यहाँ पे इनको देखने नहीं मिला, ये रेशियो देखने नहीं मिला। तब यहाँ से लिंकेज का कॉन्सेप्ट आया। तो पहली चीज़ तो आपको इस समय फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं बताने जा रही हूँ। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा लिंकेज किस पे, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि क्योंकि देखिए, अगर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, अगर जीन दूसरे क्रोमोसोम पे होता तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता, ठीक है। लेकिन मतलब उस एक जीन एक ही क्रोमोसोम पे है तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोमोसोम ही तो गैमेट में जाएगा। तो क्रोमोसोम जाएगा तो दोनों जीन को लेके जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें हैं लिंकेज के बारे में। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। क्रॉसिंग ओवर अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है। मियोसिस फर्स्ट में होता है, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के पैकाइटिन स्टेज में होता है। पैकाइटिन या पैचिटिन, दोनों तरीके से आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, ठीक है, पैकाइटिन या फिर पैकेटिन। प्रोफेज फर्स्ट के, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में पैकेटिन स्टेज में होता है। इसमें क्या होता है आपको ये भी पता है, दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज हमने उसमें पढ़ाया है, मियोसिस पढ़ाते टाइम पढ़ाया है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ फादर एंड मदर, या फिर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। भाई होमोलोगस क्रोमोसोम ही फादर मदर का क्रोमोसोम है। तो मान लीजिए फादर के क्रोमोसोम है ये, और ये मदर के क्रोमोसोम है। तो मदर के क्रोमोसोम की, ये मदर का है, ये फादर का है, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। मदर के दोनों क्रोमैटिड आपस में सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे, फादर के दोनों क्रोमैटिड आपस में सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। लेकिन मदर का और फादर का आपस में क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है। तो एक ही रास्ता, लिंकेज को तोड़ने का एक ही रास्ता है, दैट इज़ द क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज के असर को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो जीन यहाँ से यहाँ जा सकता है। क्रॉसिंग ओवर इसीलिए पढ़ाया जाता है कि लिंकेज को ब्रेक करने का एक ही रास्ता है, क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। बात समझ में आ रही है? तो अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि भाई देखिए, यहाँ से अगर जीन एक्सचेंज हो गया तो मान लीजिए ये जीन ए यहाँ है और बी यहाँ है, ठीक है, ये इसके पास जो है क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ए इसमें आ गया, बी इसमें ही रह गया, ठीक है, तब तो ख़त्म हो गया ना लिंकेज। तो एक चीज़ हमें याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन, देखिए डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी, जीन्स जितने पास होंगे, लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब जीन के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी, जितने जीन्स जितने पास होंगे, लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी और क्रॉसिंग ओवर उतना ही
कम होगा, क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम होगा। तो वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन जीन्स जितना कम होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम होगा। क्रॉसिंग ओवर होने के लिए जीन्स जितने दूर दूर होंगे क्रॉसिंग ओवर उतने अच्छे से हो पाएगा। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। बात समझ में आ रही है? ये क्रॉसिंग ओवर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जितनी कम होगी। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कम होगी मतलब जीन दूर दूर होंगे, या डिस्टेंस ऑफ टू जीन्स जितना कम होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम होगा। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं। मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, स्टर्टीवेंट, ठीक है ना, स्टर्टीवेंट। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। मॉर्गन के स्टूडेंट थे। इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इन्होंने कहा क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल प्रोजिनी, टोटल प्रोजिनी जितने भी टोटल हैं इनटू 100 मतलब क्या है यहाँ पे कि क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जितना, ठीक है, बात को अच्छे से समझना है, जितना नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स होगा टोटल प्रोजिनी में से हम उसको क्या कर देंगे, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल प्रोजिनी इनटू 100, ठीक है। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता चल चुकी है तो दो जीन के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी आ गई 10%। कितनी आ गई? 10%। इफ़ सपोज दैट कि फ्रीक्वेंसी 10% आ गई तो दो जीन के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी होगी? 10 मॉर्गन यूनिट। 10 मॉर्गन यूनिट, मॉर्गन के ऑनर में मॉर्गन यूनिट कह देंगे इसको। अगर फ्रीक्वेंसी 1% है तो 1 मॉर्गन यूनिट होगी। अगर फ्रीक्वेंसी 50% है तो 50 मॉर्गन यूनिट होगा, ठीक है, 50 मॉर्गन यूनिट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी 60% है तो गलत है, ये फ्रीक्वेंसी कभी 60% हो ही नहीं सकता। क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कांट एक्सीड 50%, मतलब 50% से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकती। भाई 50% तो हमारा पेरेंट ही है ना, मतलब मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर 50% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप याद रखना कि मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो सकती है? 50%। मतलब 50% ही तो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। अगर देखिए 50% ही रिकॉम्बिनेंट्स बन सकते हैं क्योंकि 50% हमारा पेरेंट ही है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर वी कैन से कांट एक्सीड 50%। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं, एक क्वेश्चन, इसको फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं इसको मैं बता दे रही हूँ। सपोज करिए कि इन्होंने बताया कि देयर आर 2 जीन्स लिंक हैं। इफ़ 2 जीन्स आर लिंक्ड, 2 जीन्स A एंड B आर लिंक्ड, और आपको कुछ डाई हाइब्रिड क्रॉस में इनके डाई हाइब्रिड क्रॉस का कुछ डेटा दिया है। मान लीजिए एक डेटा दिया है कैपिटल A, कैपिटल B, इस तरीके से ये डेटा आपको दिया हुआ है। दैट इज़, या मैं इस तरीके से इसको लिख दूँ, 550 दिया है, ठीक है ना। कितना दिया है? 550 दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है, दिस इज़ द 550। और इसके बाद आपको दे दिया है स्मॉल a, स्मॉल b, ये डेटा आपको दिया है 350 या 400, मैंने कह दिया, कितना कह दिया? 400। उसके बाद दे दिया है कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, इस तरीके से 20 दे दिया है, और स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कुछ ऐसे डेटा दे दिया है 30। मैं एग्जैक्ट आपको बता दूं कि कैसे आपको निकालना है। ये दिया है और पूछा है कि A और B के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज इस तरीके से होंगे कि आपको तो ये पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, देखिए जो सबसे कम होंगे, जो 2 सबसे कम होंगे वो होते हैं नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स।
ठीक है, और जो 2 सबसे ज़्यादा होंगी वो होंगे आपके पेरेंटल टाइप। तो हमें नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट से मतलब है, हमारा नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितना हो गया, 50 हो गया। टोटल अगर हम जोड़ लेंगे तो ये 1000 के आसपास आ जाएगा ना ये, ठीक है, 1000 हो जाएगा इंटू 100। इस तरीके से आप इसको निकालेंगे तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया दैट इज़ द 5%। क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 5%। मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 मॉर्गन यूनिट है या सेंटी मॉर्गन, 5 मॉर्गन यूनिट है या सेंटी मॉर्गन। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला जो है ये हो गया, लिंकेज हो गया। अच्छा, अगले टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है, अगले टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है दैट इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। सेक्स डिटर्मिनेशन में देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पता है हमारे पास 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। पहले मैं सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले मैं क्रोमोसोम की बात कर लेती हूँ। हमारे पास 2 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है ऑटोसोम, ठीक है, ऑटोसोम, और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरा क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर ह्यूमन की बात करूं, या इसको हम लोग एलोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोसोम। ये क्वेश्चन आ चुका है। या फिर इसको हम हेट्रोसोम भी कहते हैं बच्चों, इसको हम हेट्रोसोम भी कहते हैं। ऑटोसोम को हम लोग सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम। अगर मैं पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर्स हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं। मतलब 44 क्या है, ऑटोसोम है, एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। तो 1 पेयर में आप ये कह सकते हो कि अगर मैं मेल की बात करूँ तो XY है, और अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो XX है, ये ना। तो ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ये नीट में पूछा जा चुका है। आर यू गेटिंग इट नाउ? अब हम लोग बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है तो इसकी बात करते हैं हम लोग। सेक्स डिटर्मिनेशन, दिस इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखिए यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहली चीज़, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एक साइंटिस्ट थे हेनकिन, ठीक है ना, हेनकिन करके साइंटिस्ट थे। ये ईयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में ये ईयर पूछा जाता है। हेनकिन 1891 में ये इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे, और इन्होंने देखा कि 2 तरीके के स्पर्म्स बन रहे हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म बन रहे हैं, और 50% स्पर्म जो है ना, 50% स्पर्म X क्रोमोसोम कैरी करता है और 50% स्पर्म में Y क्रोमोसोम जा रहा है। तो इसको इन्होंने नाम दिया था एक्स बॉडीज़। क्या नाम दिया, एक्स बॉडीज़। इसको इन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। मोस्ट ऑफ स्पर्म में इंसेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस को इन्होंने स्टडी किया था, तो उनको एक्स बॉडी नाम दिया, ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पे आगे हम लोग देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कितने टाइप का। तो ये ईयर और ये चीज़ें आपको याद रखना है। सेक्स डिटर्मिनेशन कितने टाइप का होता है तो मैं यहाँ पे बता दूँ, 2 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है। एक में क्या होता है, मेल हेट्रोगैमेटिक है, मेल हेट्रोगैमेटिक होता है। मेल हेट्रोगैमेटिक का मतलब मेल में 2 तरीके के गैमेट बनेंगे, और दूसरा है फीमेल हेट्रोगैमेटिक। फीमेल यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक होगी। हेट्रोगैमेटिक का मतलब 2 तरीके के गैमेट कैरी करेगी। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स में मेल हेट्रोगैमेटिक है क्योंकि वहाँ पे 2 तरीके के स्पर्म बनते हैं। 50% स्पर्म में X क्रोमोसोम होता है और 50% स्पर्म में Y क्रोमोसोम होता है। जो X क्रोमोसोम वाले स्पर्म होते हैं उनको हम गाइनोस्पर्म कहते हैं, और जो Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म होते हैं उनको हम एंड्रोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हम देखेंगे मेल हेट्रोगैमेटिक में क्या क्या हो सकता है, X फीमेल XY मेल, ये तो मोस्ट कॉमन है। दूसरा केस ये भी हो सकता है XX फीमेल X0 मेल, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों केस में मेल हेट्रोगैमेटिक दिख रहा है आपको, ठीक है। और फीमेल हेट्रोगैमेटिक में ये हो सकता है ZZ मेल
ZW फीमेल एंड ZZ मेल, Z0 फीमेल। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ध्यान से समझना। इसमें आप देखो फीमेल में एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, मेल में दो तरीके के गैमीट बनेंगे। एक्स वाला स्पर्म जो होगा वो गाइनोस्पर्म कहलाएगा और वाई वाला जो स्पर्म होगा उसको एंड्रोस्पर्म कहेंगे। तो ये इसका जो एग्जाम्पल है मैन एंड ड्रोसोफिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन के बारे में तो आप जानते हैं, ड्रोसोफिला में भी यही सेम होता है। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, फीमेल में तो एक ही टाइप का एग बनेगा, एग तो एक ही टाइप का होगा, लेकिन स्पर्म यहाँ पे 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और 50% स्पर्म में नथिंग, कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। मतलब स्पर्म दो तरीके के हैं, यहाँ पे भी मेल हेट्रोगैमेटिक हो गया। इसका एग्जाम्पल है दैट इज द ग्रॉस हॉपर एंड ये आपका हो गया क्या कह सकते हैं इसको आप, कॉकरोच, ठीक है ना, कॉकरोच। ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे फीमेल की अगर बात करें। देखिए फीमेल यहाँ पे आपको, मेल तो सेम, मेल में जो स्पर्म है एक ही टाइप का बनेगा जिसमें जेड क्रोमोसोम होगा। यहाँ पे फीमेल दो तरीके की, जो एग है वो दो तरीके का बनेगा, ठीक है ना, एग जो है वो दो तरीके का बनेगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ठीक है ना, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, और कुछ इंसेक्ट भी हो जाएंगे यहाँ पे, तो फिशेज आ जाएंगी। फिशेस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में ये होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे स्पर्म तो एक ही तरीके का बनेगा जिसमें जेड क्रोमोसोम होगा, और ये है एग दो तरीके के, 50% एग में जेड जाएगा और 50% एग में कुछ नहीं जाएगा। तो इसमें आ जाते हैं आपके मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज, इसमें ये कॉमन होता है। अब बच्चों आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में ये रखना है जहाँ पे जो हेट्रोगैमेटिक है वही सेक्स डिटरमाइन करेगा, लाइक यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन, आने वाला जो सेक्स, बच्चे का जो सेक्स है वो कौन डिटरमाइन करेगा, पापा करेंगे, फादर करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटिक है तो यहाँ पे फादर करेंगे, यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटिक है तो यहाँ पे फादर करेंगे। जहाँ पे क्योंकि भाई देखिए, जहाँ पे एक ही टाइप का गैमीट है, चाहे वो स्पर्म है चाहे वो ओवम है, तो उसके पास तो एक ही टाइप का गैमीट है, वो ऑलरेडी एक ही है। अब आने वाले बच्चे का सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, जिसके पास दो तरीके के गैमीट है, आफ्टर फ्यूजन वही तो डिटरमाइन करेगा। तो बर्ड्स में सेक्स कौन डिटरमाइन करेगी, फीमेल डिटरमाइन करेगी, ठीक है ना, बर्ड्स में, और मॉथ और बटरफ्लाई में भी फीमेल। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो रूरल एरिया या फिर ऐसे जो जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो अगर किसी कपल को कंटिन्यूअस बेटी हो रही है, ठीक है ना, कि उसके ढेर सारी बच्चियां हो रही हैं और उनको बेटे की ज़रूरत है, तो वो लोग फीमेल को दोष देते हैं, ठीक है ना, फीमेल को दोष देते हैं और उनको रिकमेंड करते हैं उनको कि भाई आप दूसरी शादी कर लो, आपको बेटा होगा। तो कितनी बड़ी पागलपंती है, उनको कौन समझाने जाएगा कि भाई जो आपका बेटा है ना वही डिसाइड करने जा रहा है, वही दो तरीके के स्पर्म लेके घूम रहा है। फीमेल के पास तो एक ही तरीके का एग है, उसके पास एक्स ही है, उसके पास एक्स और वाई दोनों है, वही तो डिसाइड करेगा कि बेटी होगी बेटा होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आई होप कि आप लोग समझेंगे और आने वाली जनरेशन में ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, मैन में सेक्स डिटर्मिनेशन तो आपको पता ही है कि भाई वहाँ पे 23, अगर मैं मान लूँ सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन की बात करूँ, अगर मैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन की बात करूँ, ह्यूमन की बात करूँ, तो आपको पता है जो मेल है और फीमेल है, मैं अभी यहाँ पे बता दे रही हूँ, मेल है और फीमेल है, तो मेल में 44 ऑटोजोम है और XY है ना, और फीमेल में 44 ऑटोजोम है और XX है। तो फीमेल तो केवल एक ही टाइप का एग प्रोड्यूस करेगी, और इस एग में गैमेटोजेनेसिस के बाद इस एग में 22 ऑटोजोम आएगा और एक X आएगा, यही है ना। लेकिन मेल इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस 50% स्पर्म, इसका जो 50% स्पर्म होगा उसमें 22 ऑटोजोम प्लस X आएगा और 22 ऑटोजोम प्लस Y 50% स्पर्म में आएगा।
और एक्स वाले स्पर्म को हम लोग कहेंगे गाइनोस्पर्म, इसको हम कहेंगे गाइनोस्पर्म। तो 50% गाइनोस्पर्म हुआ और 50% एंडोस्पर्म हुआ। अब समस्या है मतलब आगे क्या होने जा रहा है, अगर ये वाला स्पर्म इससे फ्यूज़ करेगा, एग से फ्यूज़ करेगा, तब तो बेटी होएगी, ठीक है ना, बेबी गर्ल होएगी, तो ये क्या होगी, गर्ल। और अगर ये वाला स्पर्म इससे फ्यूज़ किया तब क्या होगा, बॉय चाइल्ड। तो दिस इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। अब आगे हम लोग देखते हैं, आपको एक और चीज़ दिया हुआ है आपकी बुक में, सेक्स डिटर्मिनेशन इन किस में दिया, हनी बी में दिया, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन दिया है। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडी। थोड़ा सा मुझे टाइम को भी ध्यान में रखना है। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। कैसे, क्या होता है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि हनी बी में देयर आर 2 टाइप ऑफ, हम कह सकते हैं कि एक होता है मेल और दूसरी होती है फीमेल। तो फीमेल 2 तरीके की होती है। एक फीमेल जो होती है उसको क्वीन कहते हैं, ठीक है ना, ये 2n होती है, फीमेल 2n होती है, मेल क्या होता है, n होता है। मेल हैप्लॉइड होता है और फीमेल क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। फीमेल 2 तरीके की है, क्वीन है और वर्कर भी क्या होती हैं, फीमेल ही होते हैं, जितने भी वहाँ पे वर्कर हैं वो भी फीमेल हैं। तो क्वीन इज़ द फर्टाइल, ये फर्टाइल होती है, जबकि जो वर्कर होते हैं, वर्कर क्या होती हैं, स्टेराइल होते हैं। मैन इज़ फर्टाइल, मैन को हम लोग ड्रोन कहते हैं, सॉरी मेल को ड्रोन कहते हैं, और ये फर्टाइल होते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। अच्छा, हनी बी में 30, इसमें 32 क्रोमोसोम होता है, 32, और तो मेल में कितना क्रोमोसोम होएगा, 16 क्रोमोसोम ही होगा। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग एकदम मुद्दे पे बात करते हैं। बात ये है कि अगर क्वीन है, एक ही क्वीन होती है, ठीक है ना, एक ही होती है, पूरे छत्ते में एक क्वीन होती है, और वर्कर्स ढेर सारे होते हैं, ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स का काम केवल क्वीन से फर्टिलाइजेशन करना होता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्रोन की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन एयर में होता है, ठीक है, इसको एयर फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। नुप्चियल डांस, जो फीमेल होती है वो एयर में जाती है कपुलेशन के दौरान, मेल उसको चेज़ करता है, और जैसे ही मेल उसको चेज़ करते हुए उसको वहाँ पे अब तेज़ी से इजैकुलेट करता है, और उसका एब्डोमेन बर्स्ट हो जाता है और मेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, जो क्वीन है ना, ये क्या करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब ऊजेनेसिस हुआ तो एग प्रोड्यूस करेगी। एग हैप्लॉइड होगा, तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, मियोसिस होता है ना, मियोसिस के थ्रू यहाँ पे एग प्रोड्यूस हुआ। लेकिन ड्रोन तो ऑलरेडी एन है, ये स्पर्म कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस वो माइटोसिस से होता है। दैट इज़ वेरी वेरी IMP, माइटोसिस। मतलब एक ऐसा एनिमल भी है जहाँ पे माइटोसिस से गैमेटोजेनेसिस होने जा रहा है। दैट इज़ द, वी कैन से, हनी बी का ड्रोन। ढेर सारे हाइमेनोप्टेरा में जो आंट्स आते हैं, बीटल्स आते हैं, बी आते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो ये n/2 तो स्पर्म पैदा नहीं करेगा, ठीक है, तो ये माइटोसिस से ही स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है, माइटोसिस से। अब ये स्पर्म क्या हुआ, आप इस चीज़ को समझना, ये स्पर्म इस एग से फर्टिलाइज करेगा, ठीक है ना। इस एग, या मैं ऐसे कह दूं, इस एग का डेवलपमेंट 2 तरीके से होगा। या तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर ये विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो ये क्या बनेगा, ड्रोन बनेगा। ड्रोन क्या होता है, मेल, ठीक है ना, क्योंकि एग n है, ड्रोन n होता है। बिना फर्टिलाइजेशन के हुआ तो ये n ही बनेगा। दूसरा है कि इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो एग और स्पर्म फ्यूज़ करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2n बनेगा, और ये हमेशा फीमेल होगी। अब ये फीमेल का भी डेवलपमेंट आगे 2 तरीके से होता है। जो ये एग बन जाते हैं, इसके जो लार्वा बन जाते हैं, अगर ये रॉयल जेली पे फीड करते हैं तो क्वीन में चेंज हो जाते हैं, और अगर ये बी ब्रेड इन सब चीज़ों पे फीड करते हैं तो ये वर्कर बन जाते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द डेवलपमेंट ऑफ एग। हम लोग बस यहाँ पे स्पर्म और एग
के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग ये देखते हैं। अब एक बात बताओ, आपकी बुक में ये दिया है कि ड्रोन मेल डजंट हैव एनी फादर एंड डजंट हैव एनी सन। मेल का न तो कोई फादर होता है ना ही सन होता है। जो ड्रोन है, ड्रोन का ना ही कोई फादर है ना ही कोई सन है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि भाई देखिए इसका कोई फादर नहीं है। फादर इसलिए नहीं है कि ये जब भी बनेगा ये मदर से बनता है, एग से बनता है, एग से, क्योंकि एग से ही बिना फर्टिलाइजेशन से ये बना है। तो ड्रोन का कोई फादर नहीं है, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के तो स्पर्म का कहीं रोल ही नहीं है, तो इसका कोई फादर नहीं होता है। एंड ड्रोन का कोई सन नहीं है। ड्रोन का कोई सन नहीं है का मतलब ये है कि ड्रोन कभी ड्रोन नहीं बना सकता, क्योंकि ड्रोन जब भी अपना स्पर्म देगा, एग से फर्टिलाइज करेगा तो हमेशा 2n बनेगा। तो 2n हमेशा फीमेल होती है। तो ड्रोन का कोई फादर नहीं होगा और ड्रोन का कोई सन नहीं होगा। हालांकि इसका ग्रैंडफादर होंगे और ग्रैंड सन होंगे। इसके ग्रैंडफादर हैं और ग्रैंड सन होंगे। ग्रैंडफादर का मतलब क्या हुआ? ग्रैंड सन का मतलब ये हुआ कि अब ये जो फीमेल है, ये आगे चल के एग बनाएगी, और ये आगे चल के ड्रोन बनाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। तो देखिए इसकी बेटी हुई और बेटी का बच्चा हुआ, मतलब इसका ग्रैंडसन हुआ ना। और ये बना भी है, अगर ये बना भी है तो किससे बना है? स्पर्म किससे, ये ड्रोन किससे बना है? बेटी के वी कैन से एग से बना है। और एग को फर्टिलाइज, जैसे मान लीजिए इस ड्रोन को हम ले लें, तो इस ड्रोन की अगर हम बात करेंगे तो इस ड्रोन की ये मम्मी हुई, और मम्मी किससे बनी हुई है? इस स्पर्म से बनी हुई है, मतलब इसके नाना हुए। तो इनके ग्रैंडसन होंगे, इनके एक ड्रोन का ग्रैंडसन होगा और ग्रैंडफादर हैं, लेकिन इनका कोई सन नहीं है और इनका कोई फादर नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लो का मतलब ड्रोन हैप्लॉइड होता है और मेल हैप्लॉइड होता है, और फीमेल क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हैप्लोडिप्लॉइडी। ओके, सो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या पढ़ना है? हाँ, नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर, म्यूटेशन और देखिए म्यूटेशन आपको हम लोग उसमें पढ़ लेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में म्यूटेशन पढ़ेंगे। पेडिग्री एनालिसिस का हम एक आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के देंगे। आप कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो विद इन 1 to 2 मिनट्स। आप आराम से बस पेडिग्री देखते हुए भी कैसे वीडियो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो पेडिग्री एनालिसिस में आपको बस इतना मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ सिंबल हैं, उसको आपको याद रखना है। जैसे ये है आपका, दिस इज़ द मेल, है ना, इसको हम मेल से, और सर्कल को हम लोग फीमेल से डिनोट करते हैं। अगर ये अनअफेक्टेड हैं, ये अगर आपका होलो सर्कल है तो अनअफेक्टेड है, अगर ये डार्क सर्कल है या बोल्ड सर्कल है तो इसको हम अफेक्टेड कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अफेक्टेड। तो ये मेल अफेक्टेड हो गया और ये अफेक्टेड हो गई। अगर इसमें बीच में आपको ऐसा सिंबल दिखता है तो दैट मीन्स कि कैरियर। ये कैसे हैं? ये कैरियर हैं। ये मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग हो गई, ये इनके बच्चे हो गए, ठीक है ना, ये इनके बच्चे हो गए। अच्छा, इसको जब डबल लाइन आपको दिखे तो इसको हम कॉन्सेंजीनियस मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सेंजीनियस मेटिंग। कॉन्सेंजीनियस मेटिंग का मतलब मेटिंग बिटवीन वेरी क्लोज रिलेटिव, बहुत ही करीबियों के साथ, क्लोज रिलेटिव के साथ मीटिंग। जैसे कुछ रिलीजन्स में होते हैं, फैमिली में भी शादी हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंजीनियस मेटिंग। अच्छा, इस तरीके से अगर दिया हुआ है, ऐसा सिंबल दिया हुआ है, तो इसको हम कहेंगे सेक्स अनस्पेसिफाइड, ठीक है। तो दीज आर द सिंबल जिसको आप समझ सकते हो। इसके लिए मैं एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगी। अब हम लोग डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, डिसऑर्डर्स के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। तो डिसऑर्डर्स में हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ डिसऑर्डर दिया हुआ है आपकी बुक में, मेंडेलियन डिसऑर्डर। जैसे पहला डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव डिसऑर्डर है ना। दिस इज द सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो डिले हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम डिले हो जाता है। और इसमें आपको जैसे आपको चोट लगी तो क्लॉटिंग टाइम काफ़ी टाइम कम से कम 5 से 8 मिनट बाद जो है वो क्लॉटिंग, जैसे एक्सेस ब्लीडिंग होने लग जाती है। और इसीलिए इसको हम ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीडर्स डिजीज़। और ये सबसे पहले इसका जो पेडिग्री है उसको ऑब्टेन किया था रॉयल फैमिली ऑफ विक्टोरिया, ठीक है ना, मतलब विक्टोरिया की फैमिली से इसकी पेडिग्री एनालिसिस शुरू हुई थी, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। क्वीन विक्टोरिया के फैमिली से इसको एनालाइज करना शुरू किया गया था। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाती है। देखिए 2 क्लॉटिंग फैक्टर, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी 2 होता है। हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है ना, 8 की डिफिशियंसी होती है। और हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डिफिशियंसी होती है। तो 9 को क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर, इसीलिए इसको क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं, क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं अगर ये है। इसमें 9 की डिफिशियंसी, A8 से याद रखना, A8 क्या है आपका? PTC, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हैं। ओके, तो ये है आपका हीमोफीलिया के बारे में। अब हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सेक्स लिंक में मतलब ये एक्स लिंक, इसके जो जीन है वो कहाँ पे होंगे? एक्स लिंक। तो हम कह सकते हैं कि जो देखिए एक्स, मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम पे ये रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब फीमेल में ये रेसेसिव, देखिए रेसेसिव कब एक्सप्रेस करता है? जब ये दोनों क्रोमोसोम पे इसके जीन होंगे तब। तो फीमेल में अगर इसके दोनों क्रोमोसोम पे जीन है तब ये फीमेल क्या होगी? डिजीज्ड होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके एक ही क्रोमोसोम पे जीन है तो फीमेल कैसी होती है? कैरियर होती है। मेल में, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स है, तो अगर इसके एक ही क्रोमोसोम पे एक ही एक्स क्रोमोसोम पे इसके जीन होंगे तो मेल क्या हो जाता है? डिजीज्ड हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जो कैरियर फीमेल है, ये डिजीज़ किसको भेजती है? अपने सन को। क्योंकि ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं पढ़ाना है, इसलिए ये मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लीजिए कैरियर फीमेल है, तो कैरियर फीमेल की नॉर्मल मेल से शादी हो जाए तो बताइए इसमें अफेक्टेड कौन होगा? फीमेल तो अफेक्टेड होने से रही, क्योंकि ये तो कैरियर हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर ये इसमें अफेक्टेड कौन होगा? मेल होगा। तो कैरियर फीमेल जो है, कैरियर फीमेल क्या करेगी? मेल में ये डिजीज़ ट्रांसफ़र करेगी। लेकिन जो डिजीज्ड फीमेल है ये ट्रांसफ़र करेगी दोनों में। ओके, तो ये चीज़ है, आप आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया हीमोफीलिया। दूसरा डिसऑर्डर हम लोग देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, पहली चीज़ तो ये है बच्चों, ध्यान देना आपको, ये ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोजोमल रेसेसिव मतलब इस कंडीशन में ये एक्सप्रेस होगा, और ये कंडीशन अगर है तो ये क्या होगी? कैरियर होंगे। ये कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है ना। ऑटोजोमल रेसेसिव मतलब इसके जीन ऑटोजोम पे होंगे और ये रेसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस होंगे, तो ये क्या होंगे? डिजीज्ड होंगे। और ये क्या होंगे? कैरियर होंगे। ये कैरियर होंगे और ये नॉर्मल होंगे। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में आप इसमें हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसमें 146 अमाइनो एसिड होते हैं। वहाँ पे 6th पोजीशन पे होता है, ठीक है, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड। और दैट इज़, यहाँ पे एक म्यूटेशन होता है, उस म्यूटेशन को हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से जो 6th पोजीशन पे आपका आ जाता है वैलिन। क्या आ जाता है? वैलिन। मतलब ग्लूटामिक एसिड इज़ रिप्लेस्ड बाय वैलिन। अगर ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्लेस हो गया तो इस हीमोग्लोबिन का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन का शेप कैसा हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अब ये हीमोग्लोबिन
अब ये हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज होंगे अगर आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी का शेप भी चेंज हो जाएगा। तो आरबीसी का शेप पहले बाइकॉन्केव था, अब ये इसकी अब किससे हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो है सिकल शेप हो जाएगा। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि देखिए इस कंडीशन में मान लीजिए जैसे हीमोग्लोबिन का ये हीमोग्लोबिन, ये वाला हीमोग्लोबिन क्या है, नॉर्मल है, ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद ये हीमोग्लोबिन, इसका जो सिकल सेल का जो जीन है, ठीक है ना, ये हीमोग्लोबिन इस कंडीशन में, इस कंडीशन मतलब एक चेन में, एक बीटा चेन में दो चेन होगी ना, बीटा दो चेन होती है, दो अल्फा दो बीटा चेन, एक बीटा चेन में अगर दिक्कत आई तो ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो सिकल शेप्ड हो जाएगा, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। लेकिन यहाँ पे 50% आरबीसी सिकल शेप्ड होगा और 50% आरबीसी नॉर्मल होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। और यहाँ पे इस पर्सन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस कंडीशन में 100% जो आरबीसी है वो सिकल शेप हो जाती है और ये पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाता ड्यू टू द ऑक्सीजन डिफिशियंसी, क्योंकि अब वो ऑक्सीजन को प्रॉपरली कैरी नहीं कर सकता। तो ये कैरियर होते हैं। ये क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। अगर ऐसे दो को आपस में क्रॉस करा दिया जाए तो ये डिजीज़, इनका जो एक सन होगा या एक डॉटर होगी वो सिकल सेल एनीमिक होगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, सिकल सेल अनीमिया हो जाता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो आरबीसी का वी कैन से शेप चेंज हो जाता है और इस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो आपको बस इतना याद रखना है। म्यूटेशन कौन होता है, पॉइंट म्यूटेशन। हम लोग म्यूटेशन पढ़ेंगे तो इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर, वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर। देखिए ये वाला जो जीन है, वन जीन HBS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन शेप ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के शेप की वजह से आरबीसी का भी शेप चेंज हो रहा है। तो दो चीज़ हो रहा है, हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो रहा है और आरबीसी का शेप चेंज हो रहा है। तो दिस इज द सिकल सेल अनीमिया। क्या यहाँ पे आरबीसी के प्रोडक्शन में कोई कमी आई? नहीं आई ना। तो अब हम लोग अगली चीज़ देखेंगे। यहाँ पे केवल और केवल जो आरबीसी का शेप चेंज हो रहा है, आरबीसी का शेप चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। एक और डिसऑर्डर मैं बताने जा रही हूँ, थैलेसीमिया, जो आपके नए एनसीईआरटी में ऐड हुआ है। थैलेसीमिया इज द ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। इसमें आपको बस ये याद रखना है, कि देखिए यहाँ पे दो चेन, यहाँ पे ये है क्रोमोसोम नंबर 16 और ये है क्रोमोसोम नंबर 11। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको समझना है। अल्फा चेन को प्रोड्यूस करने वाले जीन 16 क्रोमोसोम पे होते हैं। अल्फा चेन को प्रोड्यूस, हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन में दो है, एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है। तो दो अल्फा दो बीटा होते हैं ना। अल्फा चेन को प्रोड्यूस करने वाले जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट होते हैं और बीटा चेन को प्रोड्यूस करने वाले जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं। तो जो बीटा चेन को प्रोड्यूस करने वाला जीन होता है HBB, ठीक है। तो कितने HBB होंगे? दो होंगे, एक मदर पे एक फादर पे। अल्फा चेन को प्रोड्यूस करने वाले जीन दो हैं, HBA1, ठीक है। एक लेट मी चेक थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अलग अलग बुक में ना पहले स्टार्टिंग में अलग अलग दिया हुआ था, HBA1 और HBA2। तो कितने HBA1 ये हो गए? HBA1 एंड HBA2। बात समझ में आ रही है। तो अल्फा चेन को प्रोड्यूस करने वाले ये दोनों आपस में लिंक जीन है, HBA1 एंड HBA2। तो ये 4 जीन हो गए, ये 2 जीन हो गए बीटा चेन के लिए। अब इन जीन में
इन जीन में क्या होता है, या तो डिलीशन होता है या तो म्यूटेशन होता है, या तो डिलीशन होता है या तो म्यूटेशन होता है। तो अल्फा और बीटा चेन, ठीक है ना, प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से इनके नंबर में गिरावट आती है और इस डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं थैलेसीमिया। क्या कहते हैं? थैलेसीमिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैंने एक लाइन में आपको बताई है। इनकी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाती। अब आपको याद रखना, तो अल्फा चेन वाले जीन कितने हो गए? 4 हो गए। बीटा वाले कितने हो गए? 2 हो गए। इनकी प्रॉपर मतलब इनका अमाउंट घटने लगता है। तो हमने अभी देखा कि एक था सिकल सेल एनीमिया और दूसरा है थैलेसीमिया। दोनों अनीमिया हैं, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया उनमें वो क्वालिटेटिव है। क्या है? क्वालिटेटिव। जबकि जो थैलेसीमिया है वो क्या है? क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मतलब यहाँ पे क्वांटिटी घट रही है और वहाँ पे हीमोग्लोबिन की क्वालिटी पे असर पड़ रहा है ना, शेप चेंज हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव याद रखना, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ द वी कैन से थैलेसीमिया। आपको जीन याद रखने हैं, डिलीशन या म्यूटेशन याद रखना है, कौन से जीन किस क्रोमोसोम पे हैं ये याद रखना है। अगला है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, एक एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है और उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफिशियंसी हो जाती है। और ये एंजाइम क्या करता है, ये फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। दोनों एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं, फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। और अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और इसका कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ने लगेगा शरीर में। और एक टाइम ये आएगा कि ये फिनाइल एलेनिन फिनाइल पाइरुवेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा और ये ब्रेन में डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है, ब्रेन में डिपॉजिट होने लग जाएगा, जिससे मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम आने लग जाएगी और ये यूरिन के साथ भी एक्सक्रीट होने लग जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों को ये पढ़ना है, हम लोगों को, लेट मी चेक द टाइम, डिसऑर्डर्स में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, देखिए बच्चों, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 2 तरीके का होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स 2 तरीके के होते हैं। पहला है एनियूप्लॉइडी और दूसरा है पॉलीप्लॉइडी। अब आपसे पता है, आपके बुक में बस यही दिया हुआ है, आपके बुक में बस 2 ही दिया हुआ है, तो मैं 2 ही को बताऊंगी। ठीक है, एनिप्लॉइडी में क्या होता है, जो आपका टोटल नंबर है उसमें कुछ कमी हो जाती है या कुछ टोटल नंबर जीन है, 2n प्लस हो सकता है या 2n माइनस हो सकता है। 2n प्लस या 2n माइनस कैसे होगा, देखिए 2n अगर प्लस का केस है तो इसको हम हाइपोजोमी कहते हैं। ठीक है ना, सॉरी हाइपरजोमिक कहते हैं, हाइपरजोमिक। या 2n माइनस का केस है तो इसको हम हाइपोजोमी कहते हैं, हाइपोजोमी। जैसे 2n प्लस का केस हो गया 2n प्लस 1, 2n प्लस 2 तक केस हो गया। यहाँ पे 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 का केस है। अगर 2n प्लस 1 है तो इसको हम ट्राइजोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइजोमी। इसको हम टेट्राजोमी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मोनोजोमी कहते हैं और इसको हम नलीजोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलीजोमी कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाइपोजोमी हाइपरजोमी कंडीशन।
पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये है नंबर ऑफ सेट्स में इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ सेट इंक्रीज हो जाए। अभी मैं एन्यूप्लॉइडी का रीज़न बताऊंगी आपको, एन्यूप्लॉइडी का रीज़न बताऊंगी। पहले हम पॉलीप्लॉइडी का के बारे में देख लेते हैं। नंबर ऑफ सेट इंक्रीज हो जाए मतलब जैसे मान लीजिए किसी में 4 क्रोमोसोम है तो वो 8 हो जाए, वो 16 हो जाए, वो 32 हो जाए, वो 64 हो जाए। ये कब होगा बच्चों, बताओ मुझे, ये कब होगा? नंबर ऑफ सेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है? सेट ही अपने आप को डबल कर ले, ये तब होगा जब केवल कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस ना हो। मतलब कहने का मतलब केवल डीएनए रेप्लिकेट करे और सेल डिवाइड ना करे तो ये नंबर ऑफ सेट, डीएनए के कॉपी बढ़ते जाएंगे लेकिन सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा कि यहाँ पे केवल कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, टीलोफेज में जाते जाते आपको क्या होता है, टीलोफेज अंत है, वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाती है तो फिर साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हो ही ना, बस कैरियोकाइनेसिस चलता रहे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी। नंबर ऑफ सेट इंक्रीज हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसका रीज़न तो मैंने बता दिया, इसका रीज़न हम लोग देख लेते हैं। एन्यूप्लॉइडी हमने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो क्रोमोसोम की 2 कॉपी है वो सेपरेट हो जाती हैं, जो होमोलॉगस पेयर हैं, होमोलॉगस पेयर सेपरेट हो जाते हैं और एक कॉपी केवल गैमेट में जाती है। आप समझिए इस चीज़ को, गैमेट 2 बने तो इसमें एक ही कॉपी गई, ठीक है ना, एक गई, मतलब गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ये तो नॉर्मल केस हुआ, लेकिन एन्यूप्लॉइडी ये कहता है कि अगर गैमेटोजेनेसिस के दौरान या फिर सेग्रीगेशन के दौरान जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है या सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो प्रॉपरली सेग्रीगेट ना हो पाएँ, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, मेरी बात को ध्यान सुनना, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम आर सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस। मतलब 2 कॉपी जो एक साथ है वो आपस में सेपरेट ना हो पाए, दोनों एक में चला जाए तो वहाँ पे 2n+1 हो जाएगा, दोनों एक में कुछ ना जाए तो वहाँ पे 2n- हो जाएगा, है कि नहीं? तो एन्यूप्लॉइडी का इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन। तो हमने आपको कहा था कि नॉन डिसजंक्शन विल रिजल्ट इन एन्यूप्लॉइडी। नॉन डिसजंक्शन मतलब फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमैटिड ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस, इसको हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रही हूँ, डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम, देखिए डाउन सिंड्रोम, आप तो यहाँ पे क्या होता है बताइए मुझे, 46+1 क्रोमोसोम हो जाते हैं, मतलब 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ट्राइजोमी 21। ट्राइजोमी 21 मतलब 21 की 3 कॉपी हो जाती है। 21 की कितनी कॉपी है हमारे पास? 2 ही कॉपी है ना, हर एक क्रोमोसोम की 2 ही कॉपी है, लेकिन यहाँ पे ट्राइजोमी 21 का मतलब ये है कि 21 की 3 कॉपी हो जाती है जो बच्चा होता है। कैसे होता है देखिए, ये ड्यूरिंग oogenesis होता है, ड्यूरिंग oogenesis के दौरान जो प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये 2n होता है ना बच्चों, ध्यान से देखना, 2n होता है तो इसमें 46 क्रोमोसोम है। जब ये मियोसिस करेगा तो एक सेकेंडरी oocyte बनता है, और एक पोलर बॉडी बनता है ना। तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम इसमें आ जाते हैं, लेकिन हुआ ये 23 मतलब हर क्रोमोसोम की एक कॉपी इसमें आ जाती है, हर क्रोमोसोम की एक कॉपी इसमें आ जाती है, लेकिन हुआ ये कि इस दौरान नॉन डिसजंक्शन हो गया और 21 की एक कॉपी इसमें जानी थी, एक इसमें जानी थी, लेकिन 21 की दोनों कॉपी इसमें आ गई, मतलब 21 वाला अपने आप को सेपरेट नहीं कर पाया। 21 की जब दोनों इसमें आ जाएगी और यही एग बनाएगा तो एग में 21 की 2 कॉपी है, जबकि एग में 21 की एक ही कॉपी होनी चाहिए। तो हुआ क्या कि जब स्पर्म ने इसको फ्यूज़ किया तो स्पर्म के पास 21 की एक कॉपी होगी ना, स्पर्म के पास हमेशा 21 की एक ही कॉपी होगी, एग के पास भी एक ही होती है, लेकिन इस केस में 2 हो गई। तो अब जो बच्चा बनेगा उसमें 21 की 3 कॉपी हो जाएगी।
बात समझ में आ रही है? तो उसके पास 21 की 3 कॉपी हो जाएगी, तो इस तरीके से उसके पास 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं ट्राइसोमी 21। इससे जो भी प्रॉब्लम, इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं। लैंगडन डाउन ने इसको डिस्कवर किया था। जो ब्रॉड ये हो जाता है फोरहेड, टंग बाहर आ जाती है, पाम छोटे हो जाते हैं, मेंटली रिटार्टेड होते हैं, ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप देख लेना। दूसरा एग्जाम्पल, तो ये ट्राइसोमी का केस था। किसका केस था? ट्राइसोमी। 2n+ हो गया था ना बच्चों, 2n+। एक और मैं बता दूं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बताइए यहाँ पे क्या हो जाता है? 47 क्रोमोसोम तो यहाँ भी होता है, 44 ऑटोसोम होता है, लेकिन XXY हो जाता है मेल में। ये मेल में होता है ना, ये किस में होता है? मेल में होता है। बताइए, सिंपल सी यही बात है कि ड्यूरिंग ऊजेने, ये भी ट्राइसोमी है, ये भी ट्राइसोमी है, लेकिन ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर था, ये हेट्रोसोमल डिसऑर्डर है। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर मतलब डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल डिसऑर्डर था, ये हेट्रोसोमल डिसऑर्डर है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कितना सिंपल है सब कुछ। इसमें क्या हुआ कि oogenesis के दौरान जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा था, तो एक एक्स जाना था सेकेंडरी oocyte में, एक एक्स जाना था पोलर बॉडी में, लेकिन दोनों एक्स सेकेंडरी oocyte में आ गया, दोनों एक्स सेकेंडरी oocyte में आ गया। अब इसको वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म ने फ्यूज़ किया तो XXY हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये भी क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें मेल स्टेराइल हो जाता है, मेल में फीमेल जैसे कैरेक्टर दिखने लगते हैं, मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, जिसको गायनिकोमैस्टिया कंडीशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें। टर्नर सिंड्रोम देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना है इसको। टर्नर सिंड्रोम में 44 ऑटोसोम प्लस X 0 हो जाता है, मतलब टोटल ये 45 क्रोमोसोम है। अरे ये तो मोनोजोमिक केस है ना, ये क्या है? मोनोजोमिक केस है। 2n-1, तो ये मोनोजोमिक है। ये भी हेट्रोजोमल है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है? सेम वही हुआ जो नहीं होना था। हुआ ये कि oogenesis, ये फीमेल में होती है, फीमेल स्टेराइल हो जाती है, ओवरी नॉन फंक्शनल, ये सब। हुआ ये कि जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनना था, तो एक एक्स जाना था सेकेंडरी oocyte में, एक एक्स जाना था पोलर बॉडी में, लेकिन दोनों एक्स चला गया पोलर बॉडी में। सेकेंडरी oocyte वाले में कोई एक्स है ही नहीं, सेकेंडरी oocyte वाले में कोई एक्स है ही नहीं। सब oogenesis के दौरान होता है। और oogenesis के दौरान क्यों होता है, मैंने आपको बताया भी था कि एग बहुत जन्म से पहले के बने होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के टाइम तक एग काफ़ी पुराने हो जाते हैं, इसलिए एग में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, है ना। मतलब ऊगोनिया जन्म से पहले, बर्थ के दौरान, मैंने बताया था ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही ऊगोनिया बन जाता है बच्चियों में। तो एग में क्रोमोसोमल एब्रेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने क्या बताया, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा था, तो 2 एक्स थे, एक एक्स जाना था सेकेंडरी oocyte में, एक एक्स जाना था पोलर बॉडी में, लेकिन दोनों एक्स पोलर बॉडी में चला गया, सेकेंडरी oocyte में कोई एक्स है ही नहीं। अब जब उसको मेल फ्यूज़ करेगा, तो एक्स क्रोमोसोम वाला मेल स्पर्म जब उसको फ्यूज़ करेगा, तो उस बच्ची में केवल एक ही एक्स होगा। तो ये जो है टर्नर सिंड्रोम है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक लास्ट चीज़ मैं शायद मैं भूल रही हूँ कि मैंने आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में नहीं पढ़ाया, मुझे याद था, लेकिन अभी इसको मैं पढ़ा देंगी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, चलिए देखिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या बताया था मैंने आपको? ये बताया था कि ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है, इसको हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। क्वांटिटेटिव, यहाँ पे क्या होता है कि मोर देन वन जीन एक कैरेक्टर को कोड करते हैं, वन कैरेक्टर को कोड करते हैं, एक कैरेक्टर को। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्किन कलर, और इसको दिया था डेवेनपोर्ट ने, जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है। इन्होंने ये बताया कि स्किन कलर किसकी वजह से? मेलानिन पिगमेंट। तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ जीन्स से ये कोड होता है, वो ABC मान लीजिए ये है। तो इन्होंने बताया जिसके पास 6 डोमिनेंट जीन होंगे, पेयर ऑफ जीन अगर हम ले लें, 6 डोमिनेंट जीन होंगे, तो वहाँ पे मेलानिन पिगमेंट मैक्सिमम होगा, मेलानिन पिगमेंट मैक्सिमम होगा, और वो काफ़ी डार्क होगा, जिसको हम लोग, तो स्किन काफ़ी डार्क होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निग्रो कहते हैं, निग्रो। और जिसमें सारे रेसेसिव जीन हैं, उसमें कोई मेलानिन पिगमेंट ही नहीं बनेगा, है ना, रेसेसिव है, तो नो मेलानिन पिगमेंट, ठीक है ना। और अगर मेलानिन पिगमेंट नहीं बना, तो इसमें स्किन कलर काफ़ी इनकी वाइट होगी, जिसको हम अल्बाइनो कहते हैं,
देयर इज़ नो मेलानिन, एल्बिनिज्म होता है ना, एल्बिनिज्म में मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है। और इसका अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हुआ क्या कि अब अगर एक इसको निग्रो ब्लैक को एक एल्बाइनो से क्रॉस कराएंगे, इनकी शादी करा दी जाए, तो इनके जो बच्चे होंगे ये होंगे F1 जनरेशन का। इसमें देखिए ये इंटरमीडिएट बनेंगे। ये इंटरमीडिएट का मतलब इसमें 50% मेलानिन पिगमेंट, इसके कंपैरिजन में 50% ही होगा, और इसको हम लोग कहते हैं मुलाटो। क्या कहते हैं? मुलाटो। और अब इस मुलेटो को, दो मुलेटो की शादी करा दी जाए, दो मुलेटो की शादी करा दी जाए, तो हमें जो रेशियो मिलेगा, हमें रेशियो ये मिलेगा कि आप इतना समझना ध्यान से, इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 8 इधर 8 इधर, तो हमें 64 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? 64 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको कॉम्बिनेशन मिलने जा रहा है ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए मेरे पास अगर टाइम होता ना तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझाती। अभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना इम्पॉर्टेंट है बस वही पढ़ लीजिए। इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 6 डोमिनेंट जीन है, 6 डोमिनेंट जीन है, तो ये काफ़ी स्किन कलर की काफ़ी डार्क होगी, ये कैसे होंगे? निग्रो होंगे, मैक्सिमम होगा। 5 डोमिनेंट जीन होंगे तो ये वेरी डार्क होंगे, ठीक है। 4 डोमिनेंट जीन होगा तो ये डार्क होंगे। 3 डोमिनेंट जीन होगा तो ये वाले हो जाएंगे, मुलेटो हो जाएंगे। 2 डोमिनेंट जीन होगा तो ये फेयर होंगे। 1 डोमिनेंट जीन होगा तो ये वेरी फेयर होंगे। जैसे जैसे देखिए जीन के वो घटते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मेलानिन पिगमेंट घटता जा रहा है। और अगर नो डोमिनेंट जीन हुआ, नो डोमिनेंट जीन है, तो ये वेरी फेयर होंगे या अल्बाइनो हो जाएंगे। यही है ना। तो देखिए अब जब आप इनको क्रॉस कराओगे ना, तो आपको रेशियो, जब इनको सबको क्रॉस करा लोगे तो जब 64 कॉम्बिनेशन आएगा, 64 कॉम्बिनेशन में से ये आपको बस एक मिलेगा, एक्सट्रीम बस आपको एक मिलेगा, ये भी बस आपको एक मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे 15, ये आपको मिलेंगे ये मिलेंगे आपको 6, ये आपको मिलेंगे 15, ये आपको मिलेंगे 20, फिर ये आपको मिलेंगे 15, फिर ये आपको मिलेंगे 6 और फिर ये 1। मतलब ये आपको कंटिन्यूअस ग्रेडियंट देखने मिलता है। कंटिन्यूअस ग्रेडियंट का मतलब अगर आप इसे एक ग्राफ बनाओ तो एक्सट्रीम वाले 1 होंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और इसके बाद ये 6 हो गए, ये 6 हो गए, ये 15 हो गए, और ये 15 हो गए, और सबसे ज़्यादा जो है वो 20 है। तो ये आपका जो जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसी रेशियो में घटेगा। बस आपको इतना जानना है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो 3 स्किन कलर में मुलेटो को क्रॉस कराएंगे या फिर आपको ये क्रॉस कराएंगे, तो उसमें से आपको ये एक्सट्रीम वाले निग्रो कितने मिलेगा? तो 1/64, ठीक है। अल्बाइनो कितने मिलेगा? तो 1/64। मुलेटो कितना मिलेगा? तो 20/64। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्किन कलर। और इसी तरीके से इसको क्वांटिटेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रेडियंट, ऐसा नहीं कि कोई बहुत डार्क है कोई बहुत फेयर है, बस दो ही नहीं मिल रहे हैं, आपको उसके बीच में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। स्किन कलर में आपको कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने मिल रहा है, और ये एटमॉस्फेयर की वजह से चेंज होता रहता है। इस पर एटमॉस्फेयर अपना इफेक्ट डालता है। इसी तरीके से IQ हमारा है, वो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। IQ देखते हैं किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है, उसके बीच में भी आपको कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने मिलता है। इसी तरीके से ह्यूमन हाइट है, हाइट भी आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के बारे में।